हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। अभी आप लोग को इस चैनल में बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास 11 को कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 11 का आपका ये बुक है, आप देख सकते हैं, समाजशास्त्र परिचय। इसके अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज से चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो है सामाजिक संस्थाओं को समझना। क्या है? सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सामाजिक संस्था होती क्या है। देखिए, हम कहाँ रहते हैं? तो हम सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं, समाज के अंतर्गत रहते हैं। और इस समाज को जैसे ये बेहतर ढंग से चले, इसके लिए विभिन्न विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न संस्थाएं बनाई जाती है और उन सभी का अपना एक नियम होता है, एक कानून होता है, ताकि जो व्यक्ति रह रहे हैं वो उस नियम कानून से बाहर ना जा सकें। अगर वो उस नियम कानून से बाहर जाते हैं तो फिर क्या होगा कि समाज में अराजकता आ जाएगी, समाज सही प्रकार से नहीं चलेगा। तो उन्हीं नियम कानून को बेहतर ढंग से चले, इसके लिए नियम बनती हैं, व्यवस्थाएं बनते हैं, उसमें कुछ अधिकारी रहते हैं, तो उनको बेहतर ढंग से चलाने की व्यवस्था है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, ये विभिन्न विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत आपका एजुकेशन आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा, तो इस प्रकार से कास्ट आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे फैमिली की बात करें तो परिवार में भी क्या होता है, व्यवस्था रहता है, नियम रहता है कि ताकि व्यक्ति उसके बाहर नहीं जा सके। एजुकेशन में भी उसी प्रकार की व्यवस्था, नियम कानून रहते हैं ताकि वो उसके बाहर नहीं जा सके। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आज जो हमारा है वो है सामाजिक संस्थाओं को समझने के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से है। तो इसमें मेनली आपको क्या पढ़ना होगा? परिवार, विवाह, नातेदारी, और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसके अंतर्गत। विवाह के विभिन्न स्वरूप, विवाह के संस्थाएं, परिवार अंतर्विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है, इन सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आपका जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजनीति इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग इसकी परिभाषाओं के साथ पढ़ते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम प्रमुख सामाजिक संस्थाओं को समझने से। तो प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला चैप्टर नंबर हम लोग 3 लिख लेते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या है? प्रमुख सामाजिक संस्थाओं को समझना। सामाजिक संस्थाओं को समझना, ये एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है। एनसीईआरटी क्लास 11 में आपको 2 बुक पढ़ना है और क्लास 12 में 2 बुक पढ़ना है। तो इस पे तो देखिए, एनसीईआरटी का बुक में क्या रहता है कि चीज़ें जो है थोड़ा संक्षिप्त रहती हैं, इसकी भाषा कठिन रहती है। तो हम लोग बुक का तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो स्पेशल पढ़ना होगा, जो इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले परिचय दिया गया है। परिचय देने के बाद बोला गया है हम लोग परिवार के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या आ जाता है? परिवार। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत सबसे पहला हमारा टॉपिक है परिवार। परिवार ये जो शब्द है इसका इंग्लिश में क्या होता है? तो ये फैमिली, हम लोग सभी जानते हैं क्या है? फैमिली। और फैमिली ये जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बोर्ड पे लिखती जाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको बोलते भी जाऊंगे, क्योंकि बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें जुड़ के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं।
तो देखिए फैमिली जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जो कि किससे बना है, फेमुलस से बना है। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, किससे बना है, तो ये फेमुलस से बना है। जो एल्मर द्वारा लिखी गई पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली से निकला है। कहाँ से, तो किसने इस पुस्तक के बारे में लिखा था, एल्मर महोदय ने। उनकी बुक का नाम क्या था, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, इसमें इन्होंने सबसे पहले परिवार, फेमुलस शब्द के बारे में बात की थी। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि इन्होंने बताया था, तो एल्मर महोदय ने बताया था। और उसके बाद मर्डॉक महोदय ने सोशल स्ट्रक्चर नामक अपनी पुस्तक में परिवार को सार्वभौमिक संस्था माना और बताया। कौन थे नेक्स्ट जो थिंकर थे, वो थे मर्डॉक महोदय। उन्होंने कितने परिवारों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने टोटल 250 परिवारों का अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद इसे क्या माना था कि परिवार जो है ये कैसी संस्था है, तो ये सार्वभौमिक संस्था है। कैसी संस्था है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संस्था पढ़ रहे हैं, सार्वभौमिक संस्था है। क्योंकि विश्व का ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी जगह ना हो जहाँ पे परिवार ना हो। ये बात कौन करते हैं, तो मर्डॉक महोदय। इसके लिए उन्होंने टोटल 250 परिवारों का गहन अध्ययन किया था, ठीक है। उसके बाद और फिर जितने थिंकर्स हैं उनका भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आर्कबन तथा निमकॉफ महोदय के अनुसार बच्चों सहित अथवा रहित एक पति पत्नी का जो स्थायी निवास स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, परिवार बोला जाता है। हम लोग फिर परिवार के प्रकारों के बारे में भी देखेंगे कि एक विवाहित क्या परिवार होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, ठीक है, सभी को देखेंगे। मिकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेता है, कि परिवार के अंतर्गत उनका पालन पोषण किया जाएगा, ठीक है। और मर्डॉक महोदय ने तो इसे सार्वभौमिक संस्था माना है। मेलिनोवस्की ने परिवार को एक संविदा माना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि संविदा किसने माना है, तो मेलिनोवस्की जी ने परिवार को एक क्या माना है, संविदा माना है, ठीक है। बर्गेस एवं लॉक ने अपनी पुस्तक द फैमिली में परिवार को एक ऐसा समूह माना है जो कि विवाह के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, गोद लेने की प्रथा के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो थिंकर्स हैं, इनकी जो परिभाषाएं हैं, इससे भी आपको क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति एवं उनकी जो संतानें रहती हैं। परिवार क्या है, तो इसका जो आधार होता है वो कानूनी आधार के माध्यम से होता है, ठीक है। बोगार्ट्स महोदय ने परिवार को प्राथमिक मानवीय पाठशाला माना है, कि मनुष्य की पहली जो पाठशाला है वो क्या है, तो परिवार है। क्योंकि मनुष्य का, किसी बच्चे का जो पहला सामाजिकरण होता है वो कहाँ पे होता है, तो परिवार में होता है। अगस्त कॉम्ट महोदय ने परिवार को समाज की कोशिका माना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि परिवार को कोशिका किसने माना है, तो अगस्त कॉम्ट महोदय। तो जानते हैं एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में आपको उतना डिटेल्स में दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है, कुछ दिया हुआ रहेगा और आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तो इन सभी परिभाषाओं को देखना आपको जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए इतने सारे जो हम लोग परिभाषाएं पढ़ें, अगर आपको पूछेगा कि परिवार की विशेषताएं क्या है बताइए, तो इन सभी परिभाषाओं के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि जो परिवार के सदस्य होंगे उनका एक सामान्य निवास स्थान होगा। परिवार जो है ये एक सार्वभौमिक संस्था है, सभी जगह पाई जाने वाली संस्था है। परिवार का जो आधार है वो जन्म पर आधार होता है, कि आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं आप उसी परिवार के कहलाते हैं, उसी जाति के कहलाते हैं। एवं विवाह संबंध से भी इससे रिलेटेड है। सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि परिवार में व्यक्तियों का, बच्चों का कंट्रोल रहता है कि वो कोई गलत काम ना कर सके। सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, उनका सामाजिकरण हो रहा है, तो उसकी जो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति है वो परिवार में होती है। उत्तरदायित्व का वहन किया जाता है, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व रहता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया है,
तो हम कह सकते हैं कि ये सभी परिभाषाओं के माध्यम से कि परिवार की विशेषताएं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। परिवार की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है? तो परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहला जो नाम आता है उत्पत्ति के सिद्धांत में, अगर आपको पूछा जाए तो सबसे पहला नाम आ जाएगा मार्गन महोदय का। किनका आ जाएगा? उत्पत्ति का सिद्धांत आप लोग नोट कर सकते हैं, परिवार के उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें किनका नाम आता है? मार्गन महोदय का नाम आता है। इन्होंने परिवार के उत्पत्ति के उद्विकास के क्रम के अनुसार बताया है। किस क्रम के अनुसार बताया है? तो उन्होंने उद्विकास के क्रम के अनुसार परिवार की उत्पत्ति के बारे में बात की है। तो उद्विकास के क्रम के अनुसार क्या होगा? सबसे पहला आता है, उन्होंने जब इसे और कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा है। कौन? तो मार्गन महोदय 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आ जाएगा संरक्त परिवार। दूसरा इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो है पुनालवन परिवार या समूह परिवार। इसको समूह परिवार भी बोला जाता है। तीसरा इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो है सिंडेशमियन परिवार। सिंडेशमियन परिवार। चौथा इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो है पित्त सत्तात्मक परिवार। और पांचवा इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो है एक विवाही परिवार, जो कि अभी का परिवार है। एक विवाही, एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह, एक विवाही परिवार। अभी वर्तमान समय में हमारा जो परिवार चल रहा है वो एक विवाही परिवार चल रहा है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? मार्गन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ को आपको पूछ सकता है कि ये तो उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, ये उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये मार्गन महोदय ने दिया है। यहाँ पे कुछ और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने परिवार के बारे में बात की है। हम लोग एक एक देख लेते हैं। जैसे शास्त्रीय और पित्त सत्तात्मक परिवार के बारे में किन्होंने बात की है? शास्त्रीय, ये सारा जो आपको नोट्स है, ये आपको अगर आप नोट्स लेते हैं तो PDF फॉर्मेट में सारा आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल दिया हुआ है शास्त्रीय या पित्त सत्तात्मक परिवार। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन जी के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन जी के द्वारा दिया गया है शास्त्रीय और पित्त सत्तात्मक परिवार के बारे में। नेक्स्ट है यौन साम्यवाद। ठीक है, कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता है या फिर विवाह रूपी संस्था उसको नहीं माना जाएगा। यौन साम्यवाद परिवार, ये किन्होंने बताया है? यौन साम्यवादी परिवार, ये किन्होंने बात की है? तो ये फ्रेजर महोदय, मार्गन महोदय, व्रिफाल्ट महोदय, ये सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने यौन साम्यवादी परिवार के बारे में बात की है, फ्रेजर, मार्गन और व्रिफाल्ट। नेक्स्ट जो है वो है मातृ सत्तात्मक परिवार, जिसमें जो परिवार की जो मुखिया होती है वो माता होती हैं या फिर महिला प्रधान होता है। मातृ सत्तात्मक परिवार, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो बेकोफेन, व्रिफाल्ट और टायलर जी के द्वारा। किनके द्वारा? बेकोफेन, व्रिफाल्ट
और टाइलर जी के द्वारा दिया गया है। किसके बारे में? तो मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में बात की गई है। ब्रीफाल्ट की पुस्तक का नाम क्या है? द मदर। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ब्रीफाल्ट की पुस्तक का नाम क्या है? तो द मदर। उसके बाद एक विवाहित परिवार के बारे में बात कौन करते हैं? तो वेस्टरमार्क करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परिवार के प्रकारों के बारे में कि परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं। परिवार के अगर प्रकारों के संदर्भ में बात की जाए तो परिवार जो है ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसका जो दो स्वरूप है ये दो प्रकार का है, और वो स्वरूप दो कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। आपका जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। कौन सा हो जाएगा? दो स्वरूप है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। तो जन्म मूलक जो परिवार होता है इसकी सदस्यता बच्चा जन्म लेकर पाता है। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वो जन्म मूलक परिवार कहलाता है, और जिसका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात करता है उस प्रकार के परिवार को क्या बोला जाता है? तो प्रजनन मूलक परिवार बोला जाता है। ठीक है, जिम्मरमैन के अनुसार आणविक और गृहस्थ परिवार के बारे में कौन बात करते हैं? तो जिम्मरमैन बात करते हैं। मर्डॉक महोदय बताते हैं कि स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार के बारे में। स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार के बारे में बात कौन कौन करते हैं? वेस्टरमार्क करते हैं, मर्डॉक महोदय करते हैं। वेस्टरमार्क जो है ये पितृसत्तात्मक परिवार को प्रारंभिक स्वरूप माना। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि पितृसत्तात्मक परिवार को प्रारंभिक स्वरूप जो है वो किनके द्वारा माना गया है? तो वेस्टरमार्क जी के द्वारा माना गया है। सममित परिवार ये किन्होंने माना है? तो यंग और विल्माट जी मानते हैं। लिल्टन महोदय समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार मानते हैं। एकांतीय नाभिकीय परिवार टॉलकट पर्सन्स जी मानते हैं। और इस परिवार के अध्ययन के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है स्थान, कार्य, सार्वभौमिक संस्था, इन सभी को माना गया है। अब है यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से थिंकर्स ने कौन कौन से परिवारों के बारे में बात की है। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार के बारे में जो अध्ययन है वो किनके द्वारा किया गया है? इरावती कर्वे जी के द्वारा। इन्होंने मनाया है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित होते हैं, उनका जो संपत्ति होता है वो सामान्य रहता है, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो इरावती कर्वे जी के द्वारा। आईपी देसाई मानते हैं कि हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहेंगे जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियाँ रहते हैं। मतलब पति पत्नी तरह या फिर पति पत्नी जो एक ग्रुप हुआ उसी प्रकार से 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी हो गई? तो सामान्य निवास, सामान्य रसोई घर, सामान्य संपत्ति, सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य, रक्त संबंध, बड़ा आकार, अधिकार दायित्व, एक इकाई के रूप में पदों का संस्तरण, एक मुखिया का होना और तुलनात्मक रूप से ये स्थायी होती है। तो ये सब था आपका संयुक्त परिवार के बारे में। अगर आपको पूछे कि संयुक्त परिवार का लाभ और हानि क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो लाभ की अगर बात करें तो संस्कृति की रक्षा होती है, संपत्ति का विभाजन से बचाव बना हुआ रहता है, बच्चों का पालन पोषण में सहायक होते हैं, परिवार के सदस्य जो रहते हैं उनको मार्गदर्शन मिलता है परिवार के अध्ययन, क्योंकि बहुत सारी जो 2 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं तो वो लालन पालन रहता है, मनोरंजन का एक साधन होता है, संकट काल में वो एक दूसरे की सहायता करते हैं और श्रम का विभाजन होता है। तो ये सब तो संयुक्त परिवार के लाभ हो गए। लेकिन अगर इसकी हानि की बात की जाए तो संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो दशा होती है वो बहुत दयनीय हो जाती है, कलह का केंद्र बन जाता है, जनसंख्या वृद्धि में ये सहायक होता है, व्यक्तित्व के विकास में ये बाधा पहुंचती है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे सदस्य रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो अपने दायित्व से दूर भागने लगता है, अकर्तव्य कर्म हो जाते हैं। ठीक है, व्यक्तियों में जो गोपनीय स्थान है, जो एक होता है ना कि
आपको एक गोपनीय स्थान की आवश्यकता है, उसमें कमी आ जाती है। तो ये सब था आपका संयुक्त परिवार का उदाहरण। ठीक है, संयुक्त परिवार के लाभ और हानि को हम लोगों ने देखा कि इसके कौन कौन से लाभ तथा हानि है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है न्यायसीता परिवार। न्यायसीता के परिवार के बारे में कौन बात करते हैं? तो जिम्मरमैन के अनुसार ऐसा परिवार जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यायसीता परिवार। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि न्यायसीता परिवार के बारे में बात कौन करते हैं? न्यायसीता परिवार के बारे में बात कौन करते हैं? तो जिम्मरमैन करते हैं। कौन करते हैं? जिम्मरमैन जी के द्वारा न्यायसीता परिवार के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर है मिताचरा परिवार। नाम सुना होगा आपने। इसमें पिता की संपत्ति पे पुत्र का जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। इसमें स्त्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, उसको मिताचरा परिवार बोला जाता है। दाय भाग ये भी बोला जाता है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को जो अधिकार प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? दाय भाग कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि परिवार के टॉपिक के अंतर्गत कितने सारे आपको जो मेन पॉइंट्स देखने को मिले हैं, कौन कौन से थिंकर्स ने कौन कौन से इसके परिवार के रूपों के बारे में बात की है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे विवाह से संबंधित टॉपिक को। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।